जी हाँ, नमस्कार। इस पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हमने पटल विरूपण तथा उसके संबंधित अध्ययन किया था। आज हम इसी पटल विरूपण के पार्ट भ्रंशन क्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है भ्रंश। जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड्स। इसका सामान्य अर्थ है तनाव मूलक भूसंचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की चट्टानों में दरारें या विभंग हो जाती हैं। उन्हें सामान्य रूप से भ्रंश कहते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो चट्टानों में किसी भी तरह से संपीड़न या तनाव मूलक खिंचाव के कारण सामान्य रूप से दरार या विभंग हो जाती है, तो उन्हें बड़े पैमाने पर जो सेलों का स्थापन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसे स्थलाकृति को भ्रंश कहा जाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से भ्रंश की परिभाषा दी है। तो यहाँ पर परिभाषा में बात करते हैं हम परिभाषा में, तो पीजी वेस्टर ने वार्सेस्टर ने भ्रंश पृथ्वी के विभंग या विदर दरार होती जिसके सहारे से एक भाग दूसरे भाग की ओर खिसक जाता है, जिसको भ्रंश कहा जाता है। सामान्य रूप से कहा जाता है ये भ्रंश जब इसका इसके बीच वाला जो पार्ट देखा जाए तो यहाँ खिसक जाता है आपस में, उसको उन्होंने भ्रंश की श्रेणी में रखा है। अब बात करते हैं जब धरातल के अंतर्जात बल द्वारा क्षैतिज संतुलन के कारण तनाव की क्रिया में तीव्र प्रबल होने पर शेलों में विभिन्न स्तर पर उत्पन्न होते तनाव मूलक से कारण उसमें बड़े पैमाने का स्थानांतरण होता है, जिससे भ्रंशों का निर्माण होता है। दूसरी बात में यह भी कहा जाता है जब चट्टानों के तोड़फोड़ की वह सतह जहां चट्टानें सापेक्षिक हलचल करती हैं तब विस्थापन होता है, जिसको भ्रंश कहा जाता है। अब बात आर्थर होम्स ने क्या कहा है, ये तीनों परिभाषाएं तो वार्सेस्टर ने दी थी। आर्थर होम्स महोदय क्या कह रहे हैं? आर्थर होम्स ने भी कहा है
भ्रंश वह विभाजित धरातल है, भ्रंश वह विभाजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें सापेक्षित हलचल तथा सापेक्षित रूप से ऊपर नीचे होती हैं, उन्हें भ्रंश कहा जाता है। निष्कर्ष इस बात से निकलता है कि सामान्य रूप से तनाव मूलक शक्ति की प्रबलता के कारण भूपृष्ठीय शैलों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण या विस्थापन होता है। यह विस्थापन भ्रंश तल के सहारे होता है। भ्रंश तल जिनके सहारे हलचलें होती हैं, जहाँ क्षैतिज झुकाव हुआ होता है, लंबवत होता है, उस क्रिया को, चट्टानों के बड़े पैमाने विस्थापन होने की क्रिया को भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश तत्व के अंग जो हैं, यहाँ बात करते हैं भ्रंश के अंग। भ्रंश के अंग में चिन्ह होता है, भ्रंश कोण होता है। पहला जो है चिन्ह, दूसरा जो है वह है भ्रंश तल कोण। भ्रंश तल कोण भूपटल विभंग तथा भ्रंश से संबंधित अनेक प्रकार के उसके पार्ट हैं। इस पार्ट में चिन्ह शैलो स्तर के सतह पर पाए जाने वाला तो को दशाग्र चिन्ह को कहते हैं। यहाँ पर भ्रंश तल का कोण उसे कहा जाता है जिस कोण में निर्माण होता है, उसे भ्रंश तल कोण कहा जाता है। ये तो उसके अंग हुए। दूसरा है भ्रंश कगार। तीसरा भ्रंश कगार। भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। पाद भित्ति, चौथा है पाद भित्ति। पाद भित्ति जब भ्रंश तल लंबवत रूप से नहीं होता है तो भ्रंश तल के ऊपरी भाग में शीर्ष भित्ति और निचले भाग में पाद भित्ति होती है। यानी कि उस भ्रंश तल के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को तो ऊपर भित्ति कहते हैं और नीचे वाले भाग को पाद भित्ति कहा जाता है। ये तो उसके चिन्ह हुए, उसके अंग हुए। अब हम बात करते हैं, वैसे उसके अनेक भाग हैं, जैसे अधिलिपित, अधोलिपित, अनुदैर्ध्य, झुकाव, नति, भ्रंशतल, नमन आदि अनेक रहे। अब यहाँ बात मुख्य रूप से आती है आपके भ्रंश के प्रकार। तो भ्रंश के प्रकार, वैसे मुख्य रूप से जो प्रकार हैं, पहला ही है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में जब भ्रंशन के कारण भ्रंश तल से एक और शेल तल टूट कर नीचे घस जाती है और शिष्य भित्ति अधोपित खंड की ओर होती है तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं एक प्रकार से, यहाँ
यहाँ आप देख रहे हैं रोल्ड प्लैनेट्स, इसको उन्होंने क्या कहा है, सामान्य वृक्ष। जब चट्टानें गुरुत्वाकर्षण से ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाती हैं, यहाँ ये भाग ऊपर की ओर खिसका हुआ है और ये भाग नीचे की ओर खिसका हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण ऐसी शक्ति के कारण से नीचे ऊपर खिसकते हैं। ऐसे भ्रंश को गुरुत्वभ्रंश भी कहते हैं। प्रायः भ्रंश के दोनों किनारे विपरीत दिशा की ओर खिसक जाते हैं। इस भ्रंश में भ्रंश तल प्रायः खड़ा होता है, जिसे भ्रंश कगार भी कहते हैं। इस प्रकार अपवर्तन की क्रिया निरंतर होती रहती है और वास्तविक ऊंचाई का कोई पता नहीं लगता है। ये तो हुआ आपका सामान्य भ्रंश। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे व्युत्क्रम भ्रंश की। व्युत्क्रम भ्रंश में हम कर रहे हैं बात आपके तनाव मूलक शक्तियों के कारण शेलों में दरारें बनने से, शेलों के दोनों भाग अभिसारित होने से, तो उसमें बने भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहे जाते हैं। इसमें दोनों ओर आपस में खिसक जाते हैं। इस शेल में एक भाग दूसरे भाग पर परिवलित अथवा अध्यारोपित हो जाता है। इस प्रकार के भ्रंश को क्षैतिज भ्रंश भी कहते हैं तथा इसके शीर्ष भित्ति तथा लटकती भित्ति भ्रंश के तल के ऊपर की ओर अध्यारोपित होती है। इस भ्रंश का निर्माण क्षैतिज रूप से क्रियाशील संपीड़न शक्ति के द्वारा होता है, अतः व्युत्क्रम भ्रंश को संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो जब संपीड़न के कारण, संपीड़न और तनाव मूलक के कारण एक दूसरे के ऊपर भुजा आरोपित हो जाती है, तो ऐसे भ्रंश को उन्होंने व्युत्क्रम भ्रंश की संज्ञा दी है। अब हम बात कर रहे हैं आपके तीसरे भ्रंश की। तो तीसरा जो आपका भ्रंश है वह है सीढ़ीनुमा या सोपानी भ्रंश। सीढ़ीनुमा या सोपानी भ्रंश। अब यहाँ पर सीढ़ीनुमा और सोपानी नाम से ही स्पष्ट है, जिसके कारण धरातल में एक दूसरे में संपीड़न और तनाव के कारण कोई भाग ऊपर उठ जाता है और कोई भाग नीचे गिर जाता है, और उसकी आकृति, धरातल की उसकी आकृति सीढ़ीनुमा और सोपान के समय हो जाती है। ऐसे भ्रंश को सोपानी भ्रंश कहते हैं। यानी कि जब भ्रंश में जब समानांतर उसका निर्माण हो जाता है, सीढ़ी एक भाग धरातल का नीचे घस जाता है, एक ऊपर उठ जाता है, एक नीचे घस जाता है, एक ऊपर उठ जाता है, उससे द्वारा स्थलाकृति बनती है। ऐसे भ्रंश को सीढ़ीनुमा या सोपानी भ्रंश कहते हैं। कुछ लोग उसको दैत्याकार सोपानी भ्रंश भी कहते हैं, क्योंकि उसकी आकृति ही ऐसी है, अपवर्तन के द्वारा कट जाती है। चौथा आपका जो है वो भ्रंश है नति लंबी भ्रंश। नति लंबी नति लंबी भ्रंश में जब भ्रंश तल के सहारे छेद खंड में क्षैतिज संतलन होने से पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है, और उन भ्रंश क्रमारों की रचना बहुत कम होती है। अर्थात जब चट्टानों में अनुदैर्ध्य नमन दिशा समानांतर होती है, ऐसे भ्रंश को नति लंबी भ्रंश कहते हैं। यानी कि जो पीछे की तरफ बनने वाला जो भ्रंश होता है, जो मुख्य भ्रंश तो खड़ा रहता है और उसके पीछे जिस प्रकार का भ्रंश का निर्माण होता है, तो ऐसे भ्रंश को नति लंबी भ्रंश या पार्श्विक भ्रंश कहा जाता है। इस पर पृथ्वी पर अनेक शक्तियों और सतह में दबाव के कारण दायां भाग ऊपर उठ जाता है, बायां भाग नीचे भी रह जाता है, कभी कभार इस प्रकार से होता है। और पांचवा आपका है समानांतर भ्रंश। समानांतर
समानांतर भ्रंश में जब किसी पर्वत श्रेणी की रचना होती है, संपीड़न अधिक होने से अनुदैर्ध्य व समानांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। ऐसे भ्रंश को समानांतर भ्रंश कहा जाता है। अर्थात ऐसे भ्रंश का निर्माण, जैसे एक सामान्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जब धरातल का कोई भाग ऊपर उड़ता है, वापस नीचे घसता है, एक समानांतर में चलता है, उसको उन्होंने समानांतर भ्रंश की संज्ञा दी है। समानांतर भ्रंश की संज्ञा दी है। अब है आपका छठा जो है वह है शेप भ्रंश। यह व्युत्क्रम भ्रंश की एक विशेष अवस्था है। इस भ्रंश में कोण, न्यून कोण तथा शिलाओं में विस्थापन होता है, यानी कि सामान्य न्यून कोण जो 30 डिग्री के आसपास का कोण हो जाता है, निर्माण होता है, उनको उन्होंने शेप भ्रंश कहा है। दूसरा है अनुप्रस्थ, सातवां है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ भ्रंश। अनुप्रस्थ भ्रंश में इस प्रकार आड़े भ्रंश में पर्वत घाटियों के सहारे अधिक मिलती है। जब पर्वत श्रेणियों के निचले भाग में अनुदैर्ध्य दिशा के दोनों ओर इस दिशाओं को चट्टानों का खिसकने के कारण जिस प्रकार के अनुप्रस्थ भ्रंश का निर्माण होता है, तो उन्हें अनुप्रस्थ भ्रंश कहा जाता है। जब चट्टानों में एक भाग दोनों ओर से नीचे खिसक जाते हैं और अनुप्रस्थ की आकृति निर्माण के लिए ऐसे भ्रंश को अनुप्रस्थ की संज्ञा दी है। आठवां आपका जो है वह है तिर्यक भ्रंश। तिर्यक भ्रंश, सॉरी तिर्यक भ्रंश। अब इस तिर्यक भ्रंश में प्रायः भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं के कारण यहाँ अधिक दिखती है, यानी कि यह परिप्रशांत महासागरीय मेखला में इस प्रकार के भ्रंश अधिक देखने को मिलते हैं। इस भ्रंश में एक भाग दूसरे भाग पर लंबवत गति के रूप में आरोपित हो जाता है, जैसा यूरोप का जुरा आल्प्स पर्वत, ऐसे भ्रंश देखने को मिलते हैं। जैसे स्कॉटलैंड के ग्रेट ग्लैंड में भी तिर्यक भ्रंश का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इनमें शैलों का स्तर 90 किमी के आसपास पाया जाता है, इस प्रकार का भ्रंश। अब आपका आठवां भ्रंश ये हो गया था। नौवां भ्रंश है आपका शाखित भ्रंश। जब मुख्य भ्रंश में दो या दो से अधिक शाखाएं व उपशाखाएं विभाजित हो जाती हैं, तो उन्हें शाखित भ्रंश कहते हैं। जब कोई मुख्य भ्रंश होता है, उस मुख्य भ्रंश के साथ साथ में दूसरी उसकी शाखा डिवाइडेशन हो जाती है, दूसरी शाखा निकल जाती है, तो ऐसे भ्रंश को शाखित भ्रंश की संज्ञा दी है। और 10वां आपका जो है वह है समकोणीय भ्रंश। कभी कभार भ्रंश में एक दो दूसरे पे समकोण पर काट देती हैं। समकोण पिच यानी कि जो भ्रंश की भुजा होती है 90 डिग्री के आसपास उसको काट देती है। इसे काटे हुए भ्रंश में जिस भ्रंश का निर्माण होता है उस भ्रंश को समकोणीय भ्रंश की कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी में कटे पटे पठार, स्कॉटलैंड वो उच्च प्रदेशों में आपको समकोणीय पठार देखने को मिलेंगे। अब है एकनत भ्रंश, आपका 11वां जो अंतिम भ्रंश है आपका एकनत भ्रंश। जब चट्टानों में तनाव मूलक शक्तियों के कारण शैलों में लचक या झुकाव आ जाता है और वही एक और झुक जाती हैं, ऐसे भ्रंश को एकनत
वृंश कहा जाता है। पर्वत निर्माण के समय और संपीड़ित शक्ति अधिक प्रबल होने के कारण इस प्रकार के वृंशों का निर्माण होता है। यानी कि एक नत वृंश नहीं कहते हैं जब संपीड़न एवं चट्टानों में तनाव मूलक शक्तियों के कारण जब इस वृंश की भुजा एक दिशा में मुड़ जाती है, एक दिशा में उसका झुकाव हो जाता है, तो ऐसे को उन्हें तनाव मूलक यानी कि एक नत मूलक संज्ञा दी गई है। जैसे एक ही दिशा में इनका झुकाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को उन्होंने एकनत बलन की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से एक नत बलन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक नत वृंश की संज्ञा दी। एक नत। आज इतना ही। कल पुनः वापस नए सिरे से आपके वलन और उसके टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।